हेलो हेलो, साथी कलाकार लेकर आ रहे इसे वेलकम भी डांस किया जाता है, चरी नृत्य। हेलो अरे बादी ला लेता या जोजी ओ साई ला लेता या जोजी घूमेर दाल गो बादी ला लेता या जोजी साई ला लेता या जोजी घूमेर। सभी का हम स्वागत करते हैं आज के इस ग्रामीण मेला में। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आइए भाई शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी सुबह की। आज का ये जो फंक्शन है इज ऑल अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट। हम सभी सदस्य अपने व्यक्तिगत विकास के लिए सदा तत्पर रहेंगे। हम सभी साक्षर बनने का प्रयत्न करेंगे। हम अपने बच्चों एवं गांव की शिक्षा में सदा अपना सहयोग देंगे। हम सदा अपनी कुशलताओं को बढ़ने एवं नए कौशल को सीखने का प्रयत्न करेंगे। भोली सी मुस्कानों को संभाले हुए, नारी के ख्वाबों को थामे हुए, एक लहर उठ रही, एक लहर उठ रही, हौसला साधे हुए, एक लहर उठ रही, हौसला साधे हुए। इट्स लॉन्ग जर्नी। 25 साल में ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये चीज़ें आप जो देख रहे हैं इतना बड़ा सेंटर। और मैं बता रही हूँ जैसे एक रूम है, उस रूम से हमने शुरुआत करी। आई फील सेटिस्फाइड। मेरे को एक सेटिस्फेक्शन वर्ड होता है कि इफ यू आर सेटिस्फाइड, यू आर मेंटली एट पीस, यू फील यस यू हैव डन समथिंग फॉर द सोसाइटी। आप यहाँ आए हो, कुछ किया है आपने। नहीं, ऐसा सोचा नहीं था। ये सब कंटिन्यूटी जो है ये शायद डेस्टिनी में थी। और मैं बीइंग अ टीचर, मुझे बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है। इट्स नो डाउट। मैं अपनी टीम के लिए कहूँगी इट्स अ ब्यूटीफुल टीम। मैं जब से काम कर रहे, हम लोग 2 थे जब शुरू किया, फिर 3 हुए, फिर हम आई थिंक 8 हुए एजुकेशन में, इसी स्कूल में, फिर हम 12 तक हुए यहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस जो CSR के बारे में है, जो JCB करती है, वो बहुत ही ज़मीनी स्तर पे काम करती है। जो कम्युनिटी में काम होता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, दूसरा महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो, और तीसरा कम्युनिटी के साथ काम करना पर्यावरण वाले सेक्टर पे। तो ये 3 हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग इस संस्था के थ्रू अचीव करते हैं। 25 साल का जर्नी जब कहते हैं तो हमारा ट्रू कैरेक्टर या परिचय तभी हमें समझ में आता है जब हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाते हैं। और 20 और 22 ये 2 साल ऐसे थे हमारे पूरे जर्नी में कि ये सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं। जिस पैशन से लेडी बैम्फर्ड फाउंडेशन इज वर्किंग इन कम्युनिटी, इन schools, in villages with SHG members, I really see a very bright future. No doubt, we are impacting.
लेडी बैम्फोर्ड फाउंडेशन जो स्टार्ट हुई थी 2000 नवंबर में, और जेसीबी फैक्ट्री के पास एक स्कूल है झारसेतली, गांव का स्कूल है, वैसे वो गवर्नमेंट स्कूल है। बिकॉज जब हम पहले आते थे तो वो रूट था हमेशा, हमें झारसेतली स्कूल से ही हमको यू टर्न करके हमें प्लांट तक आना होता है। तो हमारी जो लेडी बैम्फोर्ड है वो उस टाइम पे 2000 से के करीब वो वहाँ आई थी, तो उन्होंने वो पूछा कि क्या जगह है। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल की हालात होते हैं, सरकारी स्कूल था तो बिल्डिंग बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी, तो उन्होंने कहा ये क्या स्कूल है, तो वो थोड़ी सरप्राइज़ हुई। तो उन्होंने कहा मुझे स्कूल को देखना है। उस टाइम स्कूल अंदर गई देखने, उनको लगा अच्छा स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा इमोशनल होकर के उन्होंने कहा मैं इसमें कुछ करना चाहती हूँ। बच्चे जो है मैं उनसे कनेक्ट कैसे हो पाऊँगी, तो इनको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस से करते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। तो स्कूल से पूछा गया क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमने शुरुआत ऐसे की, चैरिटी बेस्ड, टीचर्स दिए। तो 1st of July was the first day when I landed up here. यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पहले काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे, आप देखेंगे जब हम थे तो ये पूरा, मैं बल्लभगढ़ उतरी, बल्लभगढ़ से रिक्शा किया, रिक्शा से ऑटो करके मैं यहाँ पे पहुँची। सन 2000 में लेडी बैम्फोर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ाव हुआ, और मैं क्योंकि क्वालिफाइड टीचर थी तो मैं टीचिंग कर रही थी। इससे पहले मैं नर्सरी क्लासेस लेती थी, लेकिन मैं हमेशा से बड़ी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, जिसका मौका मुझे यहाँ ट्रस्ट की जॉब में मिला। तो यहाँ मुझे क्लास 10 तक पढ़ाने का मौका मिला। जब हमने ये स्टार्ट किया 2003-4 तक, तो हमें भी टाइम लगा सेटल होने में कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, स्कूल की क्या रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर वापस जाते थे, फिर उनको रिवाइज करवाते थे। पता चलता था कि वो जो क्लास में जिन बच्चों के साथ इतनी मेहनत की है, कोई बच्चे पूरा 1 वीक तक नहीं आ रहे हैं, और कुछ बच्चे छुट्टी करके घर में बैठे हैं छोटे बच्चों को संभालने के लिए। तो समझ में आता था कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे की अटेंडेंस नहीं है, वो बच्चे की अटेंडेंस क्यों नहीं है। तो जब वो उसमें जाते थे तो बहुत इमोशनल आंसर्स निकल कर आते थे समाज से। टीचर से इंट्रोडक्शन कराया तो उन्होंने बताया कि बच्चों के मोबिलाइजेशन पे हमें काम करना है, क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे। मेरा नाम अतुल इनामदार है और मैं पुणे में LBF 2018 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन एक बड़ा अभियान हमने यहाँ पे कुछ समय के लिए किया था। उसमें बेसिक जो सुविधाएं हैं जिसकी वजह से काफ़ी जो गर्ल्स है उसका ड्रॉप आउट भी होता है, वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है। तो इसके लिए हमने, इसके अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी काम हमने यहाँ पे किया काफ़ी स्कूलों में। 2013 में 13-14 में जब LBF यहाँ पर स्टार्ट आया तो सबसे पहले तो हमने बेसलाइन करा और सारे विलेजेस में हम घूमे कि कहाँ कहाँ किस किस तरह के चैलेंजेस हैं और किस तरह का हम काम कर सकते हैं एजुकेशन क्षेत्र में, क्योंकि हम काफ़ी समय से काम कर ही रहे हैं। तो स्कूल्स में भी हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि किस तरह के चैलेंजेस हैं। तो स्कूल्स में हमने वहाँ पर जाके बात करना शुरू करा कि क्या सपोर्ट की ज़रूरत है। वहाँ पर कहने को तो नंबर ऑफ़ रूम्स हैं, पर सभी 7th क्लास 6th क्लास 5th क्लास सब एक साथ ही बैठ रहे हैं। तब जब ये चैलेंज पता चला तो पता चला कि सारे रूम्स तो बंद हैं, क्योंकि रूम्स में से पानी बह रहा है, रूम्स में से बैठने की स्थिति नहीं है, कभी भी छत गिर सकती है। 2017 में जब मैं यहाँ लेक्चरर थी, जब प्रिंसिपल बन के गई थी, 5 साल यहाँ लेक्चरर रही मैं, तो उस समय यहाँ जो भौतिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। कमरे बहुत कम थे, बच्चों को हम यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते थे। ऊपर पीछे जो बिल्डिंग है उसके कमरे पूरे डैमेज थे, तो भौतिक रूप से काफ़ी स्थिति बिगड़ी हुई थी जब मैं यहाँ से गई थी। और जब वहाँ से आई हूँ तो मैं इस बिल्डिंग को ही नहीं पहचान पाई। मैंने कहा ये नेवटा की बिल्डिंग ही बहुत चेंज हो गई। मतलब मैं पहचान ही नहीं पाई, जैसे एक पुराना टूटा घर होता है और फिर आप उस पर एक महल बना दो, तो वो वाली स्थिति है। जैसे सुदामा जी गए, उन्होंने कहा ये मेरे महल है, मेरी झोपड़ी है कहे, तो वैसा वाला चेंज मैंने स्कूल में देखा। जब LBF ने वहाँ काम किया तो एकदम नक्शा ही चेंज कर दिया। कम्युनिटी और पंचायत को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि ये वही बिल्डिंग है जो अभी कुछ टाइम पहले इस तरह से पड़ी थी।
उसके साथ साथ जब हमने देखा कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट है, वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल अ वेरी हेल्पफुल प्रोजेक्ट हमारा रहा, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमारा रहा, जिसमें लाइफ स्किल्स में एग्जैक्टली हम उन बच्चों में वो चीज़ें डाल पाए कि क्या बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में। कुछ स्किल्स ऐसी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट है, चाहे वो आपकी बिहेवियर स्किल्स हैं, चाहे वो आपका सब्सटेंस नॉन सब्सटेंस यूज़ है, चाहे आपका वर्क प्लेस पे किस तरीके से यू हैव टू बिहेव, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो हमने उनको पढ़ाई। इस प्रोजेक्ट से इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने हमें जिन स्कूलों में LBF सपोर्ट नहीं करता था उन स्कूलों की भी हमें लिस्ट दे दी। हम लोग पलवल तक गए। जो चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर रही थी वो थोड़ा हमने डिफरेंट वे में जाके बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू किया उन टीचर्स ने। वो स्टाफ हमारे पास आज भी है। तो हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाते थे बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल्स में होती थी, गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू भी नहीं हुई थी कहीं पर भी। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, कॉम्पिटिशन्स होते थे अलग अलग। जो सबसे पहला प्रोग्राम जो एजुकेशन पे कम्युनिटी ने शुरू किया बच्चों के लिए, वो एकलव्य क्विज था, जो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए चारों लोकेशन में जहाँ JCB की फैक्ट्रीज है वहाँ पे होता है। और ये एक प्रोग्राम बच्चों की लर्निंग लेवल्स टेस्ट करता है कि उनकी वो कितने नॉलेजेबल हैं अपने ग्रेड के लिए। पृथ्वी चाबी काटी इस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ब्रिटेन तो अब वैज्ञानिक सूत्र क्या है? जब हमारी इस चीज़ों को रिकॉग्निशन मिलने लगी, इससे क्या हुआ, हमारे डायरेक्ट पढ़ाने से बच्चों का रिजल्ट इम्प्रूव होने लगा। तो जहाँ पे यहाँ पे बच्चों की अगर मैं बात करूँ, उस टाइम पे 200-250 स्ट्रेंथ होती थी, वो धीरे धीरे बढ़ के 500 हो गई। और जब यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ गई तो इनको इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि गवर्नमेंट ने इस स्कूल को 10th से 12th कर दिया। इस स्कूल में मैंने 12 साल निकाले। मैं फर्स्ट क्लास में आई थी यहाँ पे। फर्स्ट क्लास में उस टाइम पे 6th क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होती थी। आज के टाइम में कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम्युनिकेशंस का जो स्किल वो LBF की तरफ से था। टीचर्स नीलम मैम, वाशी मैम, हमें वो रीड कराना, बेसिकली वो स्टार्टिंग से 6th क्लास से आपको रीड कराना सिखाना। एक बच्चा जिसको पढ़ना ABCD ढंग से नहीं आती, वो आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहे हैं। तो इस तरह के धीरे धीरे करके एक स्कूल हुआ, फिर 2012 में 4 स्कूल्स किए, फिर धीरे धीरे करके 16-17 में हमारे पास यहाँ पे 15 स्कूल्स हो गए, और अभी हम और काफ़ी स्कूल्स में जाके इम्पैक्ट कर रहे हैं। स्कूल में काम कर लिया काफ़ी साल, तो थोड़ा सा और फर्दर हम लोग गांव में जाना चाहिए। लदियापुर नाम का एक गांव है जो बहुत इंटीरियर में है और काफ़ी उसमें ज़रूरत है, बहुत नीडी विलेज है, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की स्कोप है। तो हम लोगों ने यहाँ अप्रोच किया, फिर यहाँ पे आकर इनिशियल मीटिंग्स हुई सरपंच के साथ, गांव लोग वालों के साथ इंटरेक्शन किया। पूरे गांव का हमने सर्वे करके गांव की कंडीशन को पता किया, कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, क्या एजुकेशन स्टेटस है। तो हमें पता चला कि 3% लिटरेसी थी। गांव में 6-7 महिलाएं थीं, वो भी शादी होकर आई थी। इस गांव में महिलाओं, क्योंकि स्कूल 5वीं तक था, उसमें भी बच्चे नहीं जाते थे, तो लड़कियां स्कूल भी नहीं जाती थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने नॉन फॉर्मल लड़कियों के लिए, हमने जो लड़कियां स्कूल पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही थी 5वीं के बाद, तो हमने नॉन फॉर्मल क्लासेस शुरू करी। मुझे पता चला था कि कोई मतलब बाहर से मैडम आई हुई है और मीटिंग चल रही है, तो वहाँ मतलब कुछ खाने के लिए बांट रहे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो हम भी चले गए देखने के लिए। तो वहाँ पूछा जा रहा था कि इस गांव में कौन पढ़ी लिखी लेडीज़ है या लड़कियां हैं। तो हम 2-4 लेडीज़ों के नाम हमने बताया कि हम भी पढ़े। तो मैडम ने हमें बिठा लिया। उसके बाद फिर मैडम ने हम 7 लेडीज़ थे जिनको एक साइड रख लिया, और गांव में जो अनपढ़ लड़कियां थी 14 साल से मतलब 80 साल तक की एज की लेडीज़ों के लिए पढ़ाने के लिए हमें लिटरेसी सेंटर खोला गया। तो हम लड़कियों को पढ़ाने लगे गांव में से, सबके मतलब ढूंढ के उनके नाम लिखे और उनको पढ़ाया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 2 लड़कियों ने 10th पास की, हमने उनको नॉन फॉर्मल से 10th तक क्वालिफाई कराया। तो वो एक गांव के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी
उसके बाद फोकस ग्रुप डिस्कशन किए, उनको बुलाया कि आप अपने गांव में क्या आपको लगता है, क्या परेशानी, आप क्या करना चाहते हो। तो स्पेशली महिलाओं से ही आया, तो ये डिमांड आई थी वहीं से। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो सिर्फ अब बियॉन्ड सोचती भी नहीं थी। वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है, आप जेसीबी से आए हो, या हमको बाहर कहीं जाना है, या गाड़ी चलाना सिखाओ। उन्होंने सिलाई ही मांगी, तो हमने सिलाई से शुरुआत की। पहले तो महिलाओं की डिमांड थी कि हमारे यहाँ सिलाई सेंटर खोला जाए। जब वो सेंटर खुला तो महिलाएं आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि घर वाले नहीं भेजते थे। वो स्कूल में हमारा सेंटर पहले था, तो स्कूल तक भी महिलाओं को भेजा नहीं जाता था कि हमारी महिलाएं स्कूल नहीं जाएंगी। मतलब वो चाहे उनका ओपन कहते थे कि चाहे इनको 50,000 रुपया महीना दे दो, हम नहीं भेजेंगे। ना हम लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे, ना हम महिलाओं को सेंटर भेजेंगे। हमारी लड़कियाँ और महिलाएं जाएंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी। जब हमने शुरू किया तो इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेनर लाना और ये सब चैलेंज था। तो फिर हमने एक स्टाफ है ममता, हमने पता किया आसपास कौन ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेंड है रेफरेंस से ही। तो उन्होंने बताया कि एक है बल्लभगढ़ में, उसने ट्रेनिंग की भी है। तो शी वॉज हाउसवाइफ लेकिन कोर्स किया हुआ था। तो हमने उनको बुलाया, टेस्ट लिया उनका एक NGO में भेज करके। फिर हमने उसको एज ए सिलाई टीचर बुलाया उसको कि चलो तुम इनको काम सिखाना शुरू करो। मुझे जॉब करना था और मैं कुछ ऐसे एरिया के अंदर भी जाना चाहती थी कि जो मेरे अंदर स्किल है वो मैं और महिलाओं को दे सकूं। फिर महिलाओं को पहले सीधी सिलाई सिखाते थे कि चलो एक पेपर ले लो, उस पर सीधा करते रहो। फिर कपड़े पे आए, करते करते फिर उनकी स्किल काफ़ी अच्छी होती गई। जो लेडी बैम्फोर्ड थी उनको उन्होंने कहा कि हाँ आपको और ट्रेन करो। मैंने कहा बट उनको काम नहीं मिलेगा। तो मैम वो तो फ़ायदा नहीं है, उनको काम चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम बैग्स बनवाती रहो, आई एम गिविंग यू ऑर्डर। तो वहाँ से बहुत सपोर्ट मिली। मतलब पॉसिबल नहीं था अगर लेडी बैम्फोर्ड की सपोर्ट नहीं होती। तो ये तो है। चेंजेस बहुत देखे। जिस टाइम मैंने स्टार्टिंग की थी उस टाइम यहाँ पर मेंबर्स आने के लिए भी तैयार नहीं थे, और आज की कंडीशन अगर देखें तो आज यहाँ पर काफ़ी लोग प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं। पर पीस रेट पे इतना काम करते हैं लोग। वहाँ धीरे धीरे मतलब काम, प्रोडक्शन का काम चालू हो गया। वहाँ बैग बनने लगे, छोटे छोटे पाउच। तो उन्हें देखकर फिर हमें सिलाई थोड़ी बहुत मतलब घर पे कर भी लेते थे। फिर हम भी गए, हमने अपना मैडम से एडमिशन करवाया और पहले बेसिक किया 3 महीने का, उसके बाद फिर 3 महीना का एडवांस का कोर्स। और धीरे धीरे हमें मतलब काम मिलने लगा हाथ का, फिर सिलाई का, और हम उससे जुड़े रहे। धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ती रही और हम आगे बढ़ते रहे। सेंटर से जुड़ने के बाद में वहाँ पे जाके सिलाई किया तो बाहर जाने लग गई सिलाई, तो और भी अच्छा लगने लग गया कि अपन की सिलाई बाहर जाने लग गई। यहाँ पे हम सब कुछ सिखा रहे हैं अगर कहा जाए तो A to Z, बिकॉज ये हमारा पहला सेंटर है और यहाँ पे हमारी शुरुआत यहीं से हुई है। तो यहाँ पे हम हैंडलूम वीविंग पे काम कर रहे हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग हम सिखा रहे हैं, यहाँ पे स्टिचिंग है, टेलरिंग स्किल्स हम दे रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी पे काम कर रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हम बना रहे हैं। सिलाई से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे कि गांव में किसी को जानते नहीं थे, वो भी जान चुके। बाहर निकलने के बाद में वो भी हो गए। और जैसे कि जो सिलना नहीं जानते थे वो भी सीख लिया। और जैसे बच्चों की कमियां थी वो भी पूरी कर रहे हैं सिलाई से।
5000 महिलाओं को हमने ट्रेन किया है एंड उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि अब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, हमें एक मार्केट लिंकेज चाहिए, तो उस लिए अर्क का एक इजाज़ हुआ। हमारे पास 4 ऐसे लोकेशन हैं, सभी लोकेशंस के अपने अपने स्किल सेट्स हैं, अपने अपने क्राफ्ट की ट्रेनिंग भी हुई है। एक जो कॉमन क्राफ्ट है हमारा, जो हैंड स्किल है, जो हमने सिखाया है, वो है हैंड स्टिचिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, जो जेनरिक है। मगर बल्लभगढ़ को अगर आप ले तो बल्लभगढ़ में हमारे पास वीविंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट भी है, वेस्ट रिसाइकल करके दरियाँ बनाना, तो हम वो भी एक हमारा स्किल था। मगर जैसे ही हम दूसरे क्राफ्ट सेंटर्स पे जाते हैं, तो जयपुर अगर आप जाइएगा तो जयपुर में हमारे पास स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी के अलावा गोटा पट्टी, जूट के हैंडीक्राफ्ट, हैंडी आर्टिफैक्ट्स बनाना। अगर आप उससे आगे जाते हैं पूना में हमारे पास क्रोशिये, मैक्रमे, गुदरी वर्क, एडिशनल क्राफ्ट आते जाते हैं। तो कॉमन जो ट्रेनिंग है वो स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी की रहती है, और बाकी जो रीजनल क्राफ्ट है, जो रीजनली जो महिलाएं अपने घरों में भी करते हैं, हम उसको भी थोड़ा पॉलिश करते हैं, उसको एक मॉड्यूल की तरह लेके आते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। हलोल वी स्टार्टेड द लास्ट, सबसे नया क्लस्टर है। एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग के ट्रेनिंग के अलावा हम वहाँ पे वर्ली पेंटिंग, तो हमारे कुछ गांव ट्राइबल सेटलमेंट के भी हैं, तो उन महिलाओं के साथ हम जो बीड्स ज्वेलरी होती है उनकी ट्रेडिशनल, उस पर भी काम कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारा काम अगर आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर बनाने का भी है। ये मेजरली डेल्सवर्थ के साथ है, तो उनके ईस्टर या क्रिसमस गिफ्ट या हैंगिंग्स का एक सेट हमारे पास साल में लगभग 2 बार तो कंफर्म आता है, और ये भी हमारा एक मेजर काम होता है अर्क के अंदर। इंडिपेंडेंट होने से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जो महिलाएं जिनको हमने ट्रेन किया है, इनको सिर्फ हमने स्किल ही नहीं दी है, हमने उनको एक बिजनेस एक्यूमेन भी सिखाने की कोशिश की है, कैसे इस चीज़ को वो खुद से रन कर सके। एसएचजी डेवलपमेंट से ही वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जब वो आपस में साथ मिलते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, माइक्रो क्रेडिट से शुरू करते हैं, अपने फाइनेंसेस को डील करना शुरू करते हैं। सो दैट्स द प्लेस वी स्टार्ट एज बिकमिंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो कम से कम अपने कुछ डिसीजंस अपने बल पे ले सकें। एडवाइस भी लेना इंडिपेंडेंट का काम है, मैं सहायता ले सकता हूँ, मगर वो सहायता लेने की ज़रूरत को महसूस करना एक स्वतंत्रता है, और वो ट्रेनिंग हम पहले दिन से शुरू करते हैं। ये एसएचजी एक समूह है, इसमें लेडीज़ों को जोड़ के पैसे इकट्ठे करके अपन जैसे ज़रूरत का सामान भी ला सकते हैं और किसी की मदद भी कर सकते हैं। वैसे ही मैंने भी एसएचजी में पैसे जमा करके, और पहले हाथ वाली सिलाई चलाती थी मशीन, और आज ये लाइट वाली ले लिए, और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने में मदद मिली और घर के खर्च में मेरे को सहयोग मिल गया, और दूसरों लेडीज़ों को जा के घर पे उनको उकसाया कि मैं अकेली नहीं बढ़ सकती, आप भी मेरे साथ चलो। लग्नानंतर जेव्हा इथं आले मी, तर मी 10 महिने जॉब करत होते। लहान मुलगी नंतर मुली लहान असल्यामुळं मी घरामधून बाहेर जात नव्हते, घरामध्येच होते। आणि जेव्हा अर्चना मॅडम इथं आल्या आणि त्यांनी सांगितलं की LBF आता इंदोरीमध्ये पण काम चालू करत आहे, तर मला ती एक चांगली संधी मिळाली, की कारण की अंबीमध्येही त्यांचं काम चांगल्या प्रकारे चालू होतं। तर त्यानंतर त्यांनी आम्हाला इथं बचत गट स्थापन करून दिला। आम्ही त्या बचत गटामध्ये 4-5 वर्ष आम्ही तिथं बचत गोळा करत होतो, कर्ज वाटप करत होतो महिलांना। आणि त्याचबरोबर आम्हाला त्यांनी सांगितलं की EDP मार्फत तुम्हाला ट्रेनिंग देण्यात येणार आहे, आणि तुम्हाला एक म्हणजे उद्योजकता होण्यासाठी तुम्हाला एक संधी आहे चांगली। त्यासाठी आम्ही ते EDP ट्रेनिंग जॉईन केलं, आणि ते ट्रेनिंग 14-15 दिवसाचं ट्रेनिंग आम्ही पार पाडल्यानंतर आम्हाला एखादा व्यवसाय करण्याची आम्हाला वाटलं की आता आम्ही व्यवसाय केला पाहिजे, किंवा आम्हाला व्यवसाय करण्याची संधी मिळाली त्याद्वारे।
बिझनेसची आयडिया तर आम्हाला EDPच्या ट्रेनिंगनीच मिळाली आणि त्यानंतर तर ठरवलं की आपल्याला बिझनेस स्टार्ट करायचा. पण बिझनेस स्टार्ट करायचा, कुठे करायचा, कसा करायचा, भांडवल कसं उभं करायचं, हा आमच्या मनामध्ये प्रश्न होता तिघींच्या. तर आम्ही आमच्या एका बचत गटातून आम्ही तिघींनी कर्ज घेतलं आमच्या तिघींच्या नावे आणि ते कर्ज काढून आम्ही सगळं जे शॉपमध्ये जे आवश्यक सामग्री आहे ती सगळी आम्ही त्या जे कर्ज काढलं होतं त्याच्यातून आणलेलं, काही फर्निचर तयार केलेलं आणि त्याचबरोबर आम्हाला LBFकडनं पण काही 2 PC, 2 टेबल, त्यानंतर एक स्कॅनर असं आम्हाला त्यांच्याकडनं मदत मिळाली आणि त्यानंतर आम्ही तो बिझनेस स्टार्ट केला आणि ते आत्ता लोन आम्ही सगळं कर्ज नील केलेलं आहे आणि कोणाच्याही घरातनं कसलेही स्वतःचे पर्सनल पैसे न घेता आम्ही पैसे घेऊन आमच्या बिझनेसमधनं ते कर्ज फेडलेले आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा तर मला बिझनेस करणं म्हणजे मी कधी विचारच केला नव्हता की मी बिझनेस करेल म्हणून. मुझे ये भी लगता है कि हमारी महिलाएं पार्टिसिपेट बहुत सारा चीज़ों में कर रही हैं. वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने प्रोडक्शन ग्रुप्स को मेंटेन कर रही हैं, उसके कॉस्ट्स को समझ रही हैं, बिल बुक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस देख रही हैं. तो अब ये समय है जब वो ये भी देखें कि वो अपने आप को बाजार के साथ या किसी भी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल बॉडी के साथ किस तरह खुद पोर्ट्रे करेंगे. 25 के करीब हमारे पास ग्रुप्स हैं जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं. उनके साथ हम काम कर रहे हैं और अब हम यहाँ से बल्लभगढ़ से हम पहली फेडरेशन शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी. फर्स्ट लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन, ये दोनों 2 साल के अंदर 2-2.5 साल के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पे था जिससे हम लोग गुजरे. और यहाँ पे पहला जो लॉकडाउन था उसमें किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने हद तक जाएगा. उसमें हमने इमीडिएटली एक स्ट्रैटेजी हमने बना ली थी कि हम लोग इमीडिएट रिलीफ देंगे लोगों को. देन वी थॉट कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत जो है कि लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा है और खाने में तकलीफ़ें आ रही है. यहाँ पे काफ़ी माइग्रेंट्स भी है तो उनके लिए भी काफ़ी तकलीफ़ें आ रही थी. देन वी थॉट कि हम लोग फ्रेशली कुक्ड मील जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे और हमने ओपन में काउंटर्स वहाँ पे लगाए थे. एक एक्सपीरियंस था मेरा, अम्बी में मैं गया था. अम्बी एक विलेज है, वहाँ पे एक ओपन काउंटर था और काउंटर में ऐसी क्यू लगी हुई थी. तो वहाँ पे हमने एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि सिर्फ जो एडल्ट्स होंगे तो वहाँ पे आएंगे. लेकिन मेरे नज़र में आया कुछ बच्चियाँ भी थी वहाँ पे और मुझे अभी भी उनका याद है, अभी भी चेहरा याद है मुझे. एक 8वीं कक्षा की बच्ची थी, खाना लेने आई थी. तो उसको मैंने पूछा कि आपके पेरेंट्स को आना चाहिए, ये अलाउड नहीं है. तो शी सेड कि अभी छुट्टियां हैं स्कूलों को तो सारा घर का खाना मुझे बनाना पड़ता है. दिस इज़ अ माइंडसेट विच वी कैनॉट चेंज दिस माइंडसेट ऑफ आवर ट्रेडिशनल फैमिलीज़. तो वो बच्ची को वो सारा खाना घर का बनाना पड़ता था. बिकॉज ऑफ आवर इंटरवेंशन वो बच्ची वहाँ आती थी और सारे फैमिली के लिए खाना लेके जाती थी. एंड देन शी सेड कि ये जो मेरा काफ़ी टाइम अभी बचता है, वो टाइम में मैं अभी बुक रीडिंग करती हूँ और खेलती हूँ. तो एक स्मॉल इंटरवेंशन हमारा ऐसे लगता है कि ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन कई सारे लोगों को अलग अलग जगह पे वो टच कर जाता है. हालोल 2019 में शुरू हुआ यहाँ से. जब कोविड टाइम था उससे पहले यहाँ पे शुरुआत हुई यहाँ हालोल सेंटर की. कलेक्टर सर के साथ जब मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला मेडिकल इक्विपमेंट तो आप दे ही रहे हो, साथ साथ में एडिशनल क्या कर सकते हैं. तब बोला कि हाँ, बच्चों के लिए ऑनलाइन सेशन जो है कि मोबाइल तो हर एक घर में है, तो क्या हम ये पॉसिबिलिटी है कि एक मोबाइल के थ्रू हम इस पार्ट को कवर करें ताकि बच्चों का जो एजुकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से उनमें वो आगे बढ़ सके. हमने 2 फेज़ देखे एजुकेशन क्षेत्र के अंदर. एक फेज़ था प्री कोविड और एक फेज़ था हमारा पोस्ट कोविड.
प्री कोविड में हमको इस तरह के चैलेंजेस नहीं थे कि बच्चों का लर्निंग लेवल जिस स्तर पे वो पढ़ रहा है उस स्तर पे वो काम कर रहा है, मतलब जो उसका वो लर्निंग लेवल है। पोस्ट कोविड के बाद जब हम आए वहाँ पर लर्निंग लेवल बिल्कुल कम था, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो हमने एक सक्षम प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जिसके अंदर हमने एकेडमिक और रेमेडियल क्लासेस हमने शुरू की, जिसमें डेडिकेटेड कुछ बीएड टीचर हमने आइडेंटिफाई किए और उनको वहाँ पर स्कूल में हमने रखा। तो स्कूल्स में हमारा एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी हमने इनिशिएट किया। लाइब्रेरी प्रोजेक्ट इनिशिएट करने का कारण ही ये था कि ये देखा जा रहा था क्योंकि अब डिजिटल दुनिया हो रही है और बच्चे काफ़ी मोबाइल में, यूट्यूब में और इससे पढ़ना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वो रीडिंग और राइटिंग का जो स्कोप था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पर वही हमारा एक फाउंडेशन था। तो लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को किस तरह से हम वापस से रीडिंग और राइटिंग की तरफ हम मोड़ सके और उनको स्केल अप कर सके, उसमें हम मजबूत कर सके। Is that you? Yes, yes, yes. यूथ के लिए हमने देखा गया कि बच्चे यहाँ से लोग जा रहे हैं जयपुर जाके कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं जो कंपटीशन की एग्ज़ाम कर रहे हैं, कोई बगरू जाके कंपटीशन का एग्ज़ाम कर रहे हैं पर और उसका पे भी कर रहे हैं, और स्पेशली इसमें से लड़के ही जा पा रहे हैं, गर्ल्स जो हैं वो तो छूट ही रही हैं। जिसमें 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं की कक्षा के बच्चों को जो एलिजिबल हैं उनको हम लोग कोचिंग करवाते थे और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हमने 2020 तक इसको हमने रन किया। जो 4 साल में हमने प्रोग्राम रन किया उसकी वजह से काफ़ी बच्चे उसका उपयोग ले सके, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव कोचिंग होती है। एंड इन बच्चे टुडे आज ये इंजीनियरिंग और मेडिकल करके अच्छी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। उसमें हमने जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी वगैरह करी, तो हमें मेन पीसीएम की पढ़ाई कराते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसमें ये अपने कुछ फैकल्टीज़ वगैरह लेके आते हैं, तो हमें ये पढ़ाते 2.5 से मतलब स्कूल के 2 घंटे आफ्टर स्कूल 2 घंटे पढ़ाते लिखाते सब कुछ। 1.5 साल बाद कंप्लीट होने के बाद जब 12th की कंप्लीट होने वाली होती है, आपके नवंबर दिसंबर में पेपर होते हैं, जेईई मेंस का पहला अटैम्प्ट आता है और मिड फेब और मार्च के मिड में आता है सेकंड अटैम्प्ट। तो फर्स्ट वन में जब हमने पेपर वगैरह दिए तो उस टाइम अच्छे मतलब एक एवरेज होता है, एवरेज से अबव नंबर आ रहे हैं, तो उसी टाइम मेरा सिलेक्शंस वगैरह हो गया मेंस में। सब खुश हुए कि हाँ भाई हुआ। पापा भी ना, अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी पापा के पास भी, तो अगर सर की टीम वगैरह नहीं आती, अवंती नहीं मिलता या एलबीएफ की टीम नहीं आती स्कूल में, तो हमारे पास ये नहीं था कि कोई एक तो माइंडसेट भी बताता है, वो भी नहीं था सिंपल। दूसरी ये चीज़ आई कि आपके पास ना एक अगर माइंडसेट कोई बता भी देगा, आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर कहीं भी नॉलेज लेने गेन करने जाओगे तो आपसे सिंपल मेंस और एडवांस की क्लासेस की 6 महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए हैं कहीं भी। माझं नाव दिव्या सुरेश कलवडे। माझे वडील शेतामध्ये काम करतात, आई गृहिणी आहे, मला 3 भावंड आहे। सध्या सगळ्यांचे एज्युकेशन चालू आहे, LBFचे क्लासेस चालू झाले, त्यानंतर त्यांचे क्लासेस आणि कॉलेज शाळेचे आमचे शिक्षक यांचं सगळ्यांचा मिळून क्लासेसचा बेनिफिट आम्हाला भेटला आणि 10वीमध्ये मी 81.80% उत्तीर्ण, फर्स्ट रँकमध्ये उत्तीर्ण झाले निगडे गावामध्ये। त्याच्यामुळे त्यांच्याशी आणि आमच्याशी कॉन्टॅक्ट झालेला आणि त्याच्या थ्रू माझे 4 भाव, आम्ही 4 जण असल्यामुळे मी सगळ्यात मोठी मुलगी होते आणि सगळ्यांचं एज्युकेशन करणं इम्पॉर्टंट होतं। तर मग अशा पद्धतीने मला फायनान्शियलची थोडीशी हेल्प पाहिजे होती, तर ह्या क्लासेसच्या माध्यमातून आणि LBFच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून मला थोडीशी फायनान्शियल मदत मिळाली। एक 12वीचं शिक्षण झाल्यानंतर मला गॅप घ्यावा लागला, कारण माझी सगळीच अडचण आली होती। पण मी मांडे सरांना भेटले, त्यांनी मला एक मीटिंग होती त्याच्यासाठी बोलवलं होतं। ते बोलले तू का घरी थांबलीस, तर ते म्हणले सरांना मी म्हटले सर माझ्याकडे फायनान्शियल कंडिशन नाही आणि माझी सगळीच अडचण झालेली आहे। तर त्यांनी मला इमोशनली जागा केलं की तू करू शकतेस, तू 10वीमध्ये फर्स्ट रँक आली, 12वीत एवढे चांगले मार्क्स भेटलेत तुला, मग तू आता थांबवतेस का तुझं शिक्षण। मग सरांनी बोललं की सर मी मदत करतो तुला, जे काही असेल ते मी तुझं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो। मग तेव्हा मला सरांचे इमोशन जागे झाले की अरे मी पण करू शकते, मग मी अशी थांबली आहे का। मग सरांनी त्याच्यानंतर मग मला सगळ्याच LBCTचे लोक भेटली, सगळ्यांनीच मदत केली आणि मग त्याच्यामुळे त्यांचे इमोशनल, त्यांचे सगळ्यांचे
त्यांच्या सगळ्यांच्या फिलिंग्स पाहून मला पण वाटलं की असं अरे मी करू शकते, मी पण पुढे जाऊ शकते. मग सगळे माझ्या सगळ्या सपोर्टला सगळे उभे आहेत. मग अशा पद्धतीने मग मला अजून जास्त शिक्षणाची आवड निर्माण झाली. सगळ्यांनी प्रतिसाद दिला. त्याच्यानंतर मी माझं फर्स्ट डी फार्मला फर्स्ट इयरला ॲडमिशन घेतलं आणि 2 वर्षामध्ये 82.something% क्लिअर केलं. आणि आता सध्या मी बी फार्ममध्ये सेकंड इयरचा एजुकेशन करत आहे. हमने दिशा सेंटर नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया, जो कि हम एक विलेज में हमने एक ऑफिस बनाया है, जहाँ पे हमने सारे प्रोजेक्ट्स उसी दिशा सेंटर में रखे हैं. और हम जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करते हैं वहाँ से बच्चों को हम लोग लेके आते हैं. पूरा दिन बच्चा सेंटर पे रहेगा और DIY एक्टिविटी, डू इट योर सेल्फ वाली जो एक्टिविटी है वो खुद करेगा वहाँ पर, और यहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसी बनाकर लेके जाएगा ताकि वो क्यूरियोसिटी उसकी बनी रहे सेंटर को लेके. शुरुआत ऐसे की कि स्कूल के जो बच्चे हैं अगर एक ही स्कूल में ये सेंटर रखेंगे तो वही स्कूल के बच्चों को बेनिफिट मिलेगा. अगर ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पर हर रोज़ एक स्कूल आए तो बहुत सारे बच्चों को हम कवर कर सकते हैं. टेम प्रमोशन ये एक बड़ा हमारा प्रोग्राम अभी रहा है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को डिजिटल शिक्षा दे रहे हैं और जो न्यू एज टूल्स है वो हम लोग बच्चों को दे रहे हैं. इरादों की सेहत जी जान से बनाती, आँखों की लगन को रोशनी दिखाती, आंधियों को चीरती ज्ञान फैला रही, तरह तरह के हुनर सबको सिखा रही, चल रही खुशियाँ बिखराते हुए, चल रही खुशियाँ बिखराते हुए. और जो दिशा सेंटर है वहाँ पर हमने एस्ट्रोनॉमी का पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट का एक पहला ऐसा सेंटर है जहाँ पर आप आकाश दर्शन दिन में भी कर सकते हो. एक ऐसा सेंटर यहाँ पर हमने शुरू किया. जो अपने सभी ऑब्जर्वेशन लगभग आधा समय स्पेक्ट्रम पर ध्यान केंद्रित करने में बिताता है. તેમજ તે ચંદ્રની સપાટીના રાસાયણિક બંધારણો અને ભાવિ વસવાટ પર રેડિયેશનની અસરોનો પણ અભ્યાસ કરી રહ્યું છે. 2019થી જ્યારથી આ LBCT ચાલુ કર્યું છે, અમારા ગામના અને આજુબાજુના ગામડાઓના બાળકોને પણ શિક્ષણ માટે ઘણું પ્રોત્સાહિત કરે છે. શિક્ષણની જે જરૂરિયાત સામગ્રી પૂરી પાડે, શિક્ષણ માટે ટ્યુશન ક્લાસીસ કરાવે છે, अलग अलग टेस्ट ले छे, एमने शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन पण आपे छे. जो लैब एंड वर्क है ये प्रोग्राम, इसमें क्योंकि हम जो गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं वहाँ पे लैब की फैसिलिटी नहीं होती है, ना बच्चों को उसका कोई एक्सपीरियंस होता है. तो हमने एक संस्था के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें एक इंस्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स लेके स्कूल टू स्कूल जाता है डिफाइंड डेज में, और वहाँ पे जाके बच्चों के साथ वो 2 घंटा स्पेंड करते हैं. एक एक प्रोग्राम हैंड्स ऑन किया जाता है, तो बच्चों को इससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिल रही है. पूरी तरह से बच्चे विकसित हो पाए. साइंस का अगर मान लो कोई प्रैक्टिकल बच्चा कर रहा है और आप उसको थ्योरी में उसको समझाओ तो ढंग से नहीं समझ पाएगा. हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि हम उनको प्रैक्टिकल समझा सकें. तो LBF के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए और जो टीचर्स लगाए गए मैथ साइंस के, बच्चों को आज आप किसी भी क्लास 10, 9, 10 के बच्चों से आप पूछ लो, वो आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे. हमने शुरुआत में यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया, हनी बी का जो फार्मिंग है वहाँ से शुरुआत की. उसके साथ साथ सीड बैंक, 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हमने इनिशिएट करके ये 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किए. तो हमें लगा कि हम नया कोई कोर्स या तो नई कोई एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उनकी जो एग्जिस्टिंग इनकम जनरेशन एक्टिविटी है उनको ही क्यों ना प्रमोट करें. तो यहाँ पर आके LBF ने पहले साल 20 बॉक्स दिए महिलाओं को पायलट प्रोजेक्ट के लिए. टेस्टिंग करवाया, टेस्टिंग करने के बाद उनको लगा कि हम एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं.
उसके साथ साथ सीड बैंक प्रोजेक्ट है, क्योंकि हनी बी प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी है कि जो फार्म है वो केमिकल फ्री और पेस्टिसाइड फ्री होने चाहिए। तो ये 2 प्रैक्टिसेस करने की वजह से यहाँ के जो फार्मर है उसमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट का भी एक आया मार्केट सामने, उसके साथ साथ एडिशनल इनकम जनरेशन एक्टिविटी है वो भी बढ़ी। तो वहाँ से सीड बैंक की शुरुआत हुई, अच्छे सीड्स उनको प्रोवाइड करना। तो जो हमारा बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना वो लोकल था कि भाई ये एरिया में ऐसे कौन कौन से पौधे हैं, ऐसे कौन कौन से सीड्स हैं और ऐसे ऐसी कौन सी इंडिजीनियस सीड्स है जो अभी लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। शुरुआत में हमने यहाँ से लोकल सीड्स इकट्ठा करने शुरू किए, वहाँ से हमने फार्मर के साथ वो एक्टिविटी करना शुरू की कि भाई जो सीड्स लाते हैं बाहर से लाते हैं उसकी जगह पे वो हमारे जो सीड बैंक है वहाँ से ले, वहाँ से शुरू किया। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1400 kg सीड्स अभी हमारे पास स्टॉक में है। दो 2019 में जैसे प्लांटेशन हर एक जगह पे 5 जून पे करते हैं, तो शुरुआत हमने स्मॉल प्लांटेशन से 50, 100, 100 प्लांट से अलग अलग जगह पर लगाना शुरू किया। तो ऐसे ग्रीन जोन पहले ईयर में हमने 2020 में 7 ग्रीन जोन तैयार किए। थोड़ा आइडिया आया कि क्या हम ये जो प्लांट है वो एक ही जगह पर लगाए तो क्या पॉसिबल है। तो जो ये मियावाकी टेक्निक्स है, जो जापानी टेक्निक्स है, उसके बारे में जो मेरे साथी है रौनक भाई और मेरी टीम जो यहाँ पर है, वो टीम ने थोड़ा सा एनालिसिस किया कि भाई ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पर हम एक साथ सारे प्लांट्स लगाएं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट वहाँ पर हो, तो बायोडाइवर्सिटी भी हमें वहाँ पर मिलेगी और जो अभी लुप्त प्रजाति जहाँ पर हम बोलते हैं पक्षियों की, वो भी वहाँ पर आ सकती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस सोच का जिसने एजुकेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। हमारी टीम जुझारू कह सकते हैं उसे। गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ नहीं देखते, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करती है हमारी टीम। और हम जिस समाज के साथ काम कर रहे हैं, जिन बेनिफिशरीज के लिए काम कर रहे हैं, हमारी टीम उनके दिलों में चली जाती है। We are really thankful to Lady Bamford for giving me this opportunity to be a part of her vision. तो इतने सालों में हमने कई 5000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी, बट इतना पता है कि हमने सभी की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ट्रस्ट के आने से एक तो ये सोच बदली है कि पहले लड़कियों की शादी ना 12 साल, 13 साल, 14 साल में कर देते थे, लेकिन अब मतलब 20 साल, 18 साल के बाद ही मतलब शादी हो रही है लड़कियों की, और उनको पढ़ाने के लिए भी बाहर भी भेज रही हैं। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ गांव वालों को जाके कहना कि भाई स्कूल में लड़कियों को भेजो पढ़ने के लिए। अपने आप गांव वाले भेजते हैं और सारी लड़कियां स्कूल जा रही हैं विदाउट ड्रॉप आउट। मैं अपने प्रोडक्शन की महिलाओं को यही कहूँगी कि जिस तरीके से मैं अपने घर से बाहर निकल पाई, उसी तरीके से वो भी अपने घर से थोड़ा बाहर निकले, बाहर की दुनियाओं को देखे और अपने बच्चों को थोड़ा और अच्छी एजुकेशन दे, जिससे कि उनके बच्चों की अच्छी कामयाबी मिल सके। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप 25 साल हो चुके हैं, उसके लिए मैं इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि वो खुद एक एक विलेज विज़िट करती थी। अपनी विज़िट जब भी इंडिया आते थे, और गवर्नमेंट के स्कूल में जाके बच्चों से मिलना, स्किलिंग सेंटर्स में जाके महिलाओं से मिलना, और आज उन्हीं की गाइडेंस में, उन्हीं के डायरेक्शन में ये प्रोग्राम हमने इतना बड़ा रोल आउट कर दिया है कि आज हम 4 स्टेट में 25 स्किलिंग सेंटर चला रहे हैं और 167 स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं।
मुस्कानों को संभाले हुए, नारी के ख्वाबों को थामे हुए, एक लहर उठ रही, एक लहर उठ रही, हौसला साधे हुए, एक लहर उठ रही, हौसला साधे हुए। दूर कहीं सरहदों के पार से एक मस्त सुहानी हवा हिंद को झुमा रही, कितनी ही नारियों और मासूम चेहरों की जिंदगी बदल के सबको लुभा रही, बुलंद जुनू से गति बांधे हुए, बुलंद जुनू से गति बांधे हुए। इरादों की सेहत जी जान से बनाती, आँखों की लगन को रोशनी दिखाती, आंधियों को चीरती ज्ञान फैला रही, तरह तरह के हुनर सबको सिखा रही, चल रही खुशियाँ बिखराते हुए, चल रही खुशियाँ बिखराते हुए। भोली सी मुस्कानों को संभाले हुए, नारी के ख्वाबों को